हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आप लोगों को पॉलिटी में अनुसूची के बारे में बताऊंगा। यानी कि जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था तो कितना अनुच्छेद था, अनुसूची था और भाग था। तो भारतीय संविधान जब हम लोग लागू हुआ था तो उस समय अनुच्छेद 395 था, अनुसूची 8 था और भाग 22 था। अभी क्या है, अभी प्रेजेंट में अनुच्छेद कितना है 450। अनुच्छेद कितना है 450 प्रेजेंट में, और अनुसूची पहले 8 था अभी हो गया 12, और वही पार्ट यानी कि भाग जिसको कहते हैं वो पहले 22 था अभी 25 हो गया। इसको भी एकदम बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आना ही है और क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट में पूछ रहा है या पास्ट में, यानी पहले जब संविधान बना था उस समय के बारे में पूछ रहा है कि अभी के बारे में पूछ रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न को जानिए, खाली पढ़ने से भी नहीं होगा। आप क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए, उस हिसाब से तैयारी कीजिए, आपका बहुत जल्द सिलेक्शन होगा। और यही अगर आप नहीं जान रहे, आप पढ़ रहे हैं बहुत सारा बुक ये वो, आपका कभी नहीं होने वाला है। तो आप पहले क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए और क्वेश्चन के साथ आप काम कीजिए। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये प्रत्येक साल लगभग आईएएस में क्वेश्चन पूछ रहा है, और रेलवे से तो कुछ है ही नहीं। आप खाली इस मेरा बात को सुनिएगा, देखिए आपको याद हो जाएगा और इसी से आपका सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। पहले भी आप लोग याद किए होंगे, लेकिन अब देखिए मैं आपको कितना जल्दी याद करवाता हूँ। तो चलिए पहले आपको मैं बताता हूँ कि अनुसूची 1 में क्या है। तो अनुसूची 1 में केंद्र और राज्यों का वर्णन, केंद्र और राज्यों का वर्णन, यानी कि ये मान लीजिए भारतवर्ष है, केंद्र हो गया, यूनियन हो गया, और ये आपका स्टेट हो गया, स्टेट। तो केंद्र और राज्यों का वर्णन याद हो जाएगा। अब आइए अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में क्या है, वेतन भत्ता, यानी कि जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, जो भी हमारे नेता है, उसका ब्यूरोक्रेट है, सभी का जो है उसका वेतन भत्ता का वर्णन किसमें किया गया है, अनुसूची 2 में। किसका छोड़ के, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल का छोड़ के, इनका वेतन भत्ता को छोड़ के। अटॉर्नी जनरल कौन है, इसको हम लोग हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। तो महान्यायवादी कौन है ये भी आपको जानना होगा, यानी कि महान्यायवादी क्या है। आर्टिकल 76 के तहत आता है, इनका सिलेक्शन होता है, और इनका सिलेक्शन कौन करते हैं, राष्ट्रपति, और वेतन भत्ता का भी निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्या काम है क्या नहीं, इसके बारे में हम विशेष एक टॉपिक ही बनाए आपको क्लास देंगे इस टॉपिक में, तो आगे हम बताएंगे। अभी पहले हम लोग अनुसूची को याद करते हैं। तो आपको जैसे पहले पता है, तो अनुसूची 1 में क्या है, केंद्र और राज्यों का वर्णन, दूसरा में क्या है, वेतन भत्ता, तीसरा में क्या है, शपथ ग्रहण, यानी कि जो उच्च पदाधिकारी सब जो भी है ये लोग शपथ लेते हैं कि हम देश के प्रति सम्मानजनक, यानी कि देश के प्रति कर्तव्य अपना निर्वहन करेंगे। तो ये तीसरा में क्या लिया था, शपथ ग्रहण। चौथा में आइए, चलिए इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। चौथा में क्या है, अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी कि सभी राज्यों से अपना नेतृत्व भेजा जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो ये हम लोगों को किस में है, अनुसूची 4 में। आगे बताएंगे ये जब आप लोगों को टॉपिक हम संसद के बारे में पढ़ाएंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जो संसद में होते हैं तीनों को बहुत अच्छे से आप लोग एक मैप के थ्रू आपको समझा देंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बैठे बैठे आपको याद हो जाएगा। चलिए अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब आइए अनुसूची 5 में, अनुसूची 5 में क्या है कि इसमें है विशेष जनजातीय क्षेत्र का वर्णन, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग एकदम पानी जैसे याद रखिए। जब भी ये आपको पूछा जाए आप एकदम याद रखिए। तो आप कैसे याद करेंगे, अभी मैं यहाँ पर ट्रिक्स देने वाला हूँ। अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या है, अभी साथ में आप ट्रिक्स भी दे दूँगा। उस ट्रिक्स को अभी खाली सुन लीजिएगा, आपको एग्जाम हॉल में यही सब आपको याद आएगा। इसी के बल पर आप अपना सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो अनुसूची 5 में क्या बताएं, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, यानी कि जैसे हम लोग झारखंड क्या हो गया, जो भी पिछड़ी क्षेत्र है उसको हम लोग इसके
तहत रखा गया है, यानी कि इसको कुछ विशेष दर्जा दिया जाता है, जैसे झारखंड भी आ जाता है इसमें। अब आइए अनुसूची 6 में क्या है। अनुसूची 6 में विशेष जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। यूपीएससी में पूछ चुका है ये क्वेश्चन 5-6 क्या है, तो आप क्वेश्चन बैंक अगर देखेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन पता चलेगा कैसे कैसे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विशेष जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन में नियंत्रण का मतलब क्या है, तो ये यानी कि यह विशेष जनजाति क्षेत्र इसमें कौन कौन आता है, तो ATM 2 याद रखिए, ATM 2 याद रखिए, इसी से आपको याद हो जाएगा। ए से हो गया असम, T से हो गया त्रिपुरा, M से हो गया मेघालय एंड M से हो गया मिजोरम। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि विशेष जनजाति क्षेत्रों में से इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं आता, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये सब है। क्वेश्चन पूछ दिया था कि मणिपुर इसमें है कि नहीं, तो कौन सा नहीं है, यानी कि ये मणिपुर नहीं है, ये चारों सिर्फ है। इसको याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। विशेष जनजाति क्षेत्रों का मतलब ए से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम। मणिपुर देखिए नहीं है, कटा हुआ देखिए, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नागालैंड ये सब भी नहीं है, यानी विशेष जनजाति क्षेत्र। अब आइए अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में क्या है, केंद्र सूची। 3 सूची जो हम लोग का है, यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूची का वर्णन किया गया है। यानी कि ये जैसे आपको बताएं यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं भारत, यानी कि मान लीजिए भारत, तो केंद्र सूची, केंद्र का बात है, और राज्यों में भी अपना अपना अधिकार मिला हुआ बहुत सारा, लेकिन अगर सही से लोग काम नहीं करेगा तो कौन, समवर्ती सूची जिसको कहते हैं, कंकरेंट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यानी कि यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, अब जब दोनों में काम नहीं हो रहा है, यानी कि तब क्या है, यूनियन इसको देखेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। इसको भी अभी हम बताते हैं। यानी कि मान लीजिए यूनियन पापा हो गए और बेटा लोग कौन हो गया, स्टेट। अगर पापा अपना काम दे ही दिए सबको, अगर वो लोग सही से काम नहीं करेगा तो उसका आखिर हैंडल कौन करेगा, पापा ही, ठीक है, यानी कि यूनियन करेगा। तो चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आइए अनुसूची 8 में क्या है, तो 8 में क्या है, भाषाएं। तो पहले कितने भाषा को मान्यता दिया था, 14, फिर 18, फिर 22, अभी 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया। तो 22 भाषा में अब जो बाद में जो जोड़ा गया है वो क्या क्या है, तो बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। कितना संविधान संशोधन के तहत और कब जोड़ा गया, ये आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे इसका आंसर, क्योंकि आप लोग भी कुछ बताना होगा, नहीं बताएं तो फिर हम आपको बताएंगे ही। तो चलिए पहले यानी कि हम क्या बताएं आपको कि भारतीय संविधान के में पहले कितना अनुसूची था, 8। तो 8 अभी हमको बता चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। एक बार फिर रिपीट करते हैं। तो पहला में क्या है, केंद्र और राज्यों का वर्णन, दूसरा में वेतन भत्ता, तीसरा में शपथ ग्रहण, चौथा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब आइए 5 में जनजातीय क्षेत्रों और प्रशासन में नियंत्रण, 6 में क्या, विशेष जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन में नियंत्रण, ट्रिक्स क्या है, ATM 2 याद रखिए, और 7 में क्या है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और 8 में क्या है, भाषाएं। यानी पहले 14 भाषा था, 18, अब 22 हो गया है। कौन कौन भाषा जोड़ा गया इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आसान भाषा में देखिए आपको इसको याद रखने का आपको ट्रिक्स बता रहे हैं। चलिए आसान भाषा में कैसे याद करेंगे, जैसे आप लोग देखते होंगे अनुसूची 1 में क्या बोला, केंद्र और राज्य का वर्णन। यानी कि आप देख किसी इंस्टीट्यूट में जब जाते हैं या फिर कहीं भी आप तैयारी करने जाते हैं तो आप पूछते हैं ना कि सर क्या क्या चीज़ का तैयारी हो रहा है, यानी केंद्र का वैकेंसी का हो रहा है कि राज्यों का हो रहा है, ठीक है। आप इस तरह याद रख लीजिए, यानी पहले आप जाके केंद्र का या राज्य का वैकेंसी के बारे में आप पूछते हैं कि कहाँ का क्या तैयारी करवा रहे हैं, तो एक पहला आपको याद हो जाएगा। दूसरा वेतन भत्ता, आप ये भी पूछते हैं कि सर अब फीस क्या लगेगा, तो वेतन भत्ता की बात की है। चलिए तीसरा क्या है, अगर आप फीस सही से जमा किए तो वो इंस्टीट्यूट भी शपथ लेता है कि भाई इसको बहुत अच्छा से करवा देना है, भैया फीस नहीं दिएगा तो ठीक से करवाएगा नहीं, फीस भी आपको देना ही होगा, गुरु दक्षिणा देना ही होगा, गुरु दक्षिणा नहीं दीजिए तो आपको सफलता नहीं मिलने वाला है, समझे ना। चलिए तो पहला केंद्र राज्यों का बंटवारा, दूसरा वेतन भत्ता, तीसरा शपथ ग्रहण, चौथा में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। यानी कि अब आपको
सिलेक्शन करवा दिया गया, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा भेज दिया। कितना में? 4 में। अब आइए 5 में, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण, यानी कि अब आप सिलेक्शन लेके जनजातीय यानी कुछ विशेष क्षेत्र में आप जाके काम कर रहे हैं कि नहीं? चलिए ये भी याद हो जाएगा 5 में। 6ठा में, जब आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो विशेष जनजातीय क्षेत्र में आपको भेजा जाएगा, यानी विशेष जनजाति यानी विशेष एक्सपर्ट क्षेत्र में भेजा जा रहा है आपका काम करने के लिए। ये कितना में है? 6 में। 7 में क्या है? आप केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, यानी कि आप तीनों को आपको देखना है, केंद्र को भी देखना है, राज्य को भी देखना है, संवर्धित सूची को भी देखना है। ये आपको एक ट्रिक्स दिए हैं याद करने का, यानी कि पढ़ाई छोड़ के आप थोड़ा सा व्यवहारिक लाइफ को भी जोड़ कर देखेंगे ना, तब आपको याद होगा। इसी तरह आपको बहुत सारी चीज़ याद करना है। चलिए 8 में क्या है? भाषाएँ। हम लोग अब जो भाषाएं बोलते हैं तो यानी कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुसूची 8 में क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है और क्या क्या आपको याद रखना है। ऐसा नहीं खाली आपको एग्ज़ाम भी उसे ये पढ़ना है, ये एक भारतीय नागरिक होने के कारण भी आपको ये जानना होगा कि हमारे शेड्यूल्ड क्या है, अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है और भाग क्या है। क्योंकि आपको भी इस देश में रहने के कारण यानी क्या है कि आपको यह देख ही रहे हैं चुनाव हो रहा, कैसे कौन चीज़ का चुनाव हो रहा है, इसे भी आपको जानना होगा। आपका मौलिक अधिकार क्या है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी चलिए पहले इसको क्लियर करते हैं। तो 8 हो गया, अब आते हैं और 4 जो बाद में जोड़ा गया, कौन कौन सा उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, पढ़ाई को बोरिंग के रूप में मत लीजिए, पढ़ाई को थोड़ा सा आप अपना व्यवहारिक लाइफ से भी जोड़ दीजिएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आप सोचिए कि हमको कुछ सीखना है, आपको एग्ज़ाम पास नहीं करना है। एग्ज़ाम पास करने का टेंशन लेके पढ़ाई मत कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हाँ, एग्ज़ाम पास की व्यू से खाली अगर पढ़ेंगे तो बस कुछ ही रट कर आप छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, खाली कुछ रटने से नहीं होगा। आपका ऐसा टेक्निक आप लेके याद करना है ताकि आपको किताब भी खोल कर उल्टाने की जरूरत नहीं। देखिए हम आपको देख रहे किताब कुछ नहीं, देखिए हमको याद है, कभी भी आप हमसे पूछेगा हमको पता चल जाएगा। तो दोस्तों घबराना नहीं है, आपको अगर याद नहीं हो रहा तो उससे घबराना नहीं है। आप जानते हैं कि एक रस्सी जो है, कुइयाँ का रस्सी देखे होंगे, रस्सी इतना कोमल होते हुए वो क्या है कि रस्सी जो है कुइयाँ का जो पत्थर है उसको भी घिस देता है। तो आप लोग भी माइंड को थोड़ा सा खटिए, आपका माइंड भी बहुत डेवलप हो जाएगा। डरना नहीं है, डरना यहाँ मना है। अगर डरे तो गया, गब्बर सिंह कह के गए हैं, जो डर गया सो मर गया। इसलिए डरना नहीं है, आप लोग हिम्मत कीजिए, आप जो चाहेंगे वही होगा। बशर्ते खाली वो देखने से नहीं होगा, आपको थोड़ा उसमें इम्प्लीमेंट भी करना, आपको काम भी करना होगा। चलिए अब आपको और जो अनुसूची 4 है उसको भी याद करवाते हैं। तो अनुसूची 8 तक हो गया, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। ये 4 में क्या क्या है आप लोग अच्छा जान लीजिए। अनुसूची 9 में क्या था, यानी कि अनुसूची 9 में उस अधिनियम, उस एक्ट यानी कि अधिनियम और विनियम को रखा गया है, उस अधिनियम विनियम को रखा है जिसको कानूनी तौर पर हम लोग चुनौती नहीं दे सकते हैं। यानी कि संविधान को अगर चेंज करना तो संविधान के दायरे में रहकर आपको करना होगा, ठीक है। आप उसमें जैसे तैसे आप नहीं कर सकते हैं। आपको ये भी पता होगा कि भारतीय संविधान के कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चौथा स्तंभ किसको कहते हैं, प्रेस को। जो भी हम बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिए, हर एक जगह से क्वेश्चन है, हम उसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं जो आपका एग्जाम में काम आएगा। तो क्या बोले, भारतीय संविधान में कितने स्तंभ है, 3, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चौथा किसको कहते हैं, इसको मान्यता दिएगा, प्रेस को। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों जो स्तंभ है कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करेगा अगर संविधान के दायरे में रह के काम करेगा तो, हाँ नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक हस्तक्षेप करेगा। तो चलिए, तो इसी में क्या है कि अनुसूची 9 में उस एक्ट और अधिनियम और विनियम को रखा है जिसको कानूनी तौर पर कोई चुनौती नहीं दे सकती। इसी के तहत क्या हुआ है कि पहला भूमि सुधार जो आपका 1951 में हुआ था, इसी के तहत कहाँ हुआ था, बिहार में। तो ये भी क्वेश्चन देखिएगा 2019 IAS के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि किसके समय हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। दूसरा पूछा है कि कब हुआ था, तो 1900 किससे जुड़ा हुआ, भूमि सुधार से। अब अगर IAS का क्वेश्चन देखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन को पता चल जाएगा। और IAS का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका JPSC, WBCS, BPSC से तो कुछ रहेगा ही नहीं। साथ में अगर आपको नौकरी का प्रॉब्लम है तो आप रेलवे भी भरिए साथ में, और वो अगर दे रहे हैं तो ये मेरा स्पीच इतना काफ़ी है, आपका नीचे वाला ही कवर हो जाएगा और आप टॉप लेवल भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अनुसूची 9 में उस एक्ट विनियम को रखा जिसको कानूनी तौर पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10 में क्या रखा गया,
दौ से दस, दौ से दल बदल। ये भी देखिए यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछ चुका है, ठीक है। दल बदल यानी कि कोई भी पार्टी अगर किसी पार्टी को समर्थन किया है इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद तो 5 साल तक चेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर 1/3 अगर चेंज करना चाहे तभी होगा। इसका कुछ रूल्स है, रूल्स को हम जब दल बदल टॉपिक बताएंगे तब आपको करेंगे। तो पहला आप लोग याद रखिए, दौ से दस, दौ से दल बदल। याद रखने की इस तरह हिंट्स बनाइए, दौ से दस, दौ से दल बदल। 11 में क्या है? पंचायती राज। तो गांव में क्या है? पंचायत चुनाव होता है, आप भी जान रहे हैं, ठीक है। तो ये पंचायत राज कब कब क्या हुआ, कितना आर्टिकल में है, अब कब संशोधन किया गया, इस सारा हम डिटेल्स बताएंगे जब इस टॉपिक में आएंगे। पहले पंचायती राज को जान लीजिए। और अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका, जिसको हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। आपका अनुसूची 12 याद हो गया है। आप इसको मात्र कुछ नहीं 1 से 2 बार सुन लीजिए अच्छा से। आपको याद नहीं होगा तो हमको बताइए, क्योंकि देखिए अभी तक तो हम लोग किताब बहुत पढ़े हैं, आप पढ़ भी रहे हैं। क्या आपको इतना याद हुआ? याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद किए हैं तो आप बस एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए इसको 1 से 2 बार। आपको याद नहीं होगा तो फिर हमको बोलिएगा। तो आप जिस वे से हम बताए हैं उसको भी कूल होकर सुनना होगा। और याद रखने का और एक टेक्निक हम बता रहे हैं आपको, जब आप याद कर रहे हैं ना, यानी कि आप पढ़ाई उसी समय याद कीजिए जब आपका माइंड कूल रहे तो उस समय अगर आधा घंटा 1 घंटा ही पढ़ेंगे ना तो आपको उसी में याद हो जाएगा। दूसरी बात और एक काम इसमें करना है कि आप जब पढ़ लिए, याद कर लिए, तो जब आप सोने जा रहे हैं तो उस समय एकदम शांत होके एक बार माइंड में रिवाइंड कीजिए कि अनुसूची 1 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था, 4 में क्या था। इस तरह करके आप जाइए, आपका सब याद हो जाएगा। और जिस तरह भी हम ट्रिक्स दिए आपको वो आप याद करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में सारा चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में याद आएगा। क्योंकि हमारे स्टूडेंट सब बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ आपका चेहरा ही हम लोग याद आता है, क्योंकि जिस तरह आप पढ़ाते हैं उसी तरह मेरा क्वेश्चन आ जाता है और हमको उस ट्रिक्स के द्वारा ही सॉल्व करते हैं। ट्रिक्स को और अगर समझना है तो हम बहुत सारा, यानी भारतीय फसल के बारे में, विटामिन, ये सब बहुत सारे हम ट्रिक्स दिए हुए हैं। आगे हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, जो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहेंगे। उसको हम एक जैसे आप एक बार देखेंगे तो आपका सब याद होना शुरू हो जाएगा। चलिए इतना ही कह के आप समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो मिलता रहे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तब मेरा भी जोश आपसे भी 100 गुना ज़्यादा बना रहेगा। 100 गुना हमसे मेरा जोश बनेगा तो मेरा टॉपिक देख के आपको 1000 गुना बढ़ जाएगा। और 1000 गुना जहाँ बढ़ा तो कोई माइकल लाल नहीं जो आपको सिलेक्शन लेने से रोक सकता है। बस इतना आप लोग ध्यान रखिए कि आपको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। अगर पसंद है, गलत पसंद नहीं आ रहा, आप कमेंट कीजिए कि सर ये हमको पसंद नहीं आ रहा और इजी हमको पता है। आप अगर वो भी बताते हैं वो भी मुझे पसंद है, वो भी हमें सिखा रहा है, क्योंकि हम किसी कमेंट से नहीं डरते हैं कि कमेंट भी मेरे लिए एक वरदान है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कबीर जी ने कहे हैं, कबीर के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे। कबीर कहे हैं कि निंदक को नियरे रखियो, प्रशंसक से दूर रहियो। अगर आपको कुछ करना है तो आप मेरा अगर कहीं गलत हो रहा उसको भी आप बताइएगा, ताकि हमको भी आप लोग से सीख मिले, क्योंकि अभी भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और चलिए अगर अच्छा लग रहा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।